बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये है कि गब्बन यानी कि प्रेग्नेंट बकरी की देखभाल किस तरह करनी है। एक सेहतमंद बच्चे के लिए माँ का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट जो अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं उन सारे सवालों के जवाब इसी एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब बकरी प्रेग्नेंट हो जाए तो उसके लिए जो इन्वायरमेंट है उसको स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए। बकरी को किसी किस्म की स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बकरी है चाहे वो कोई और जानवर है। अब स्ट्रेस कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहला काम हमने ये करना है कि अगर बकरी को बांधा हुआ है, बकरी के गले में जंजीर है या रस्सी डाली हुई है, तो उसको हमने खोल देना है। उसके बाद अगर मौसम सख्त सर्द है, फॉर एग्जांपल अगर सर्दी है, तो हमने उसके लिए टेम्परेचर नॉर्मल रखना है। उसके लिए हम कोई तरीकाकार इख्तियार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही सर्दी है तो हम अंदर हीटर वगैरह का इंतज़ाम कर सकते हैं या फिर हम कोयले वगैरह जला सकते हैं। अगर सख्त गर्मी है तो हमने अच्छी छाँव का इंतज़ाम करना है, फैन वगैरह लगा सकते हैं, हम उसे 2-3 बार दिन में नहलवा सकते हैं। तो इस तरह जो इन्वायरमेंट में स्ट्रेस है उसको हमने कम करना है। अगर वो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में एक ही जगह बांध कर रखी हुई है तो हम उसे खुला छोड़ के बाहर घूमने फिरने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हम उसे छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 ही हो गया कि हमने उसे नो स्ट्रेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, किसी किस्म की स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हमने उसे फ्री चॉइस ऑफ मिनरल देनी है। जो नमकियात है उसकी कमी जानवर को नहीं होनी चाहिए। नमकियात का ये फायदा, एक तो नमकियात में मुख्तलिफ चीजें हैं, कैल्शियम, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस, ये वो, तो इनमें से किसी चीज की भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से हम उसे मिनरल मिक्सचर प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर नमक का जो ढेला है वो हम उसकी खुरली के अंदर रख सकते हैं। लेकिन बेहतर यह है कि जो पिसा हुआ नमक है उसको पानी के अंदर ऐड करके या फिर चारे के ऊपर छिड़काव करके इस तरह बकरी को फ्री चॉइस ऑफ मिनरल हो, मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए। नमकियात की जो हाजमा है जानवर का, उसको बढ़ाने में नमकियात का अहम किरदार है, और जब हाजमा अच्छा होगा तो जानवर अच्छा खाएगा और इस तरह उसकी सेहत बेहतर रहेगी। तो पॉइंट नंबर 3 ये है कि हमने उसे गुड क्वालिटी हे प्रोवाइड करनी है। पहले तो हम चाहे उसे सब्ज चारा खिलाते रहे हैं, चराई पे रखते रहे हैं, जिस तरह भी रखते रहे हैं, लेकिन जब बकरी प्रेग्नेंट हो गई है तो उसकी जो न्यूट्रिशन, उसकी जो खुराक है, उसकी ज़रूरत उसे अब ज़्यादा है, क्योंकि उसने अपनी ग्रोथ को भी बढ़ाना है, अपने आप को भी मेंटेन रखना है, और उसके अंदर 1, 2 या 3 अगर बच्चे हैं तो उनको भी उसने खुराक प्रोवाइड करनी है। तो इस वजह से अब बकरी को गुड क्वालिटी की हे हमने प्रोवाइड करनी है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हम साइलेज खिला सकते हैं, हम बाजरा खिला सकते हैं, मकई खिला सकते हैं। तो एक चीज मैंने अक्सर ये बात करता हूं कि जानवर की प्रेफरेबिलिटी क्या है, कि जानवर किस चीज को प्रेफर करता है, प्रेफरेबिलिटी हमने देखनी है। साइलेज जानवर खा तो लेगा, बकरी मकई, ज्वार, बाजरा, ये वो चीजें खा तो लेगा, लेकिन बकरी इन चीजों को खाने से ज्यादा जो प्रेफर करती है वो है अच्छी क्वालिटी की हे। अब कुछ लोग, अक्सर बीच में भी एक कमेंट आया हुआ था कि हे क्या होती है। हे सिंपल ये होती है कि फॉर एग्जांपल आप लूसन की हे तैयार करना चाहते हैं तो हे अच्छे तरीके से लूसन को काट के धूप पे साफ जगह पे रख दें जहां पे मट्टी वगैरह उसमें ऐड ना हो, तो धूप पे रख के जब वो खुश्क हो जाए तो इसे कहते हैं सिंपल हे। तो इसमें जानवर जो प्रोटीन है चारे की वो बढ़ जाती है, तो ये बकरियों के लिए अच्छी ग़िज़ा है सबसे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर आप बकरी से दूध हासिल कर रहे हैं तो जब बकरी बच्चा देने के करीब हो उससे 2 महीने पहले आपने उसका दूध खुश्क करवा देना है। अब सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि दूध को खुश्क किस तरह करवाना है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 2 टाइम का दूध दोते हैं तो आपने क्या करना है कि 2-3 दिन के लिए आपने एक टाइम दूध दोना शुरू कर देना है। उसके बाद आपने ये करना है कि 1 दिन छोड़ के आपने दूध दोना है। इस तरह आप दूध को खुश कर सकते हैं। उसके बाद सीफालैक के नाम से ट्यूब भी आती हैं एंटीबायोटिक्स की, वो भी आप थनों के अंदर चढ़ा के इस तरह भी दूध आप खुश कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट बकरी से भी दूध एंड तक हासिल करते हैं तो बकरी की जो खुराक है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक तो बकरी ने अपनी ग्रोथ भी मेंटेन करनी है,
दूध में भी उसकी एनर्जी जाएगी, बच्चों की तरफ भी जाएगी। तो हमने एनर्जी को 3 साइडों पे डिवाइड नहीं करना, बल्कि हमने 2 साइडों पे रखना है कि बकरी अपनी ग्रोथ को मेंटेन करे, अपना बॉडी कंडीशंस को और अपनी सेहत अच्छी रखे और बच्चों को पूरी की पूरी एनर्जी मिलती रहे। पॉइंट नंबर 5 ये है कि जब बकरी आखिरी ट्राइमेस्टर में आती है, 3rd ट्राइमेस्टर में, यानी कि आखिरी हम लगा लें कि 1.5 महीने के अंदर या महीने के अंदर, तब उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। इस वक्त एक डिजीज जिसे हम प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया कहते हैं या कीटोसिस भी कह सकते हैं, दोनों मिलती जुलती डिजीजेस हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। अच्छा, ये टॉक्सीमिया नहीं है कि जिसकी वजह से टॉक्सिन्स पैदा हो बॉडी के अंदर, जानवर की फौरन डेथ हो, ये इस तरह नहीं है। ये प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया इस चीज का नाम है कि जानवर की एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है और हमने खुराक अच्छी नहीं रखी हुई, तो इस वजह से ये बीमारी हो सकती है। अब कीटोसिस में नर्वस साइंस आ सकते हैं, जानवर की फौरन डेथ भी हो सकती है। तो बात करने का मकसद ये है कि अब हमने जानवर को अच्छी क्वालिटी की है भी देनी है और उसके साथ साथ हमने दानों पे शिफ्ट करना है। गंदम के दाने उसे आप दाला बनवा के दे सकते हैं, तो वो हमने तकरीबन आखिरी जो महीना है उसका पर डे के हिसाब से हमने 400 से 500 ग्राम उसकी खुराक का हिस्सा बनाने हैं। अब यूं नहीं आपने करना कि एक ही दिन से आपने 400-500 बकरी को दे दिए, उससे अफारा भी हो सकता है, कब्ज भी हो सकती है और इसकी वजह से जानवर की फौरन खुराक चेंज करने की वजह से जानवर की डेथ भी हो सकती है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आप 50 या 60 ग्राम से स्टार्ट करें, एक दिन 50-60 ग्राम दें, अगले दिन 50-60, इस तरह 3-4 दिन 50-60 ग्राम दे के उसके बाद आप 100 पे, 150 पे, 200 पे, इस तरह आप बढ़ा के जानवर की खुराक को 400-500-600 तक यहां पर आप ले जाएं। आप वंडा भी ऐड कर सकते हैं, दानों की बजाय आप वंडे पे चले जाएं, वो भी आप 250 से 300-400 ग्राम तक आप डेली बेस पे वंडा दें और इस तरह आप प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया और कीटोसिस जैसी बीमारियों से जानवर को बचा सकते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि आपने ये भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है कि जिस तरह मैंने बात की कि सख्त सर्दी से और सख्त गर्मी से आपने बचाना है, इसी तरह जानवर को आपने बारिश से भी बचा के रखना है। अगर थोड़ी बहुत बारिश हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा बारिश हो तो आपने उसे छत के अंदर ले जाना है। उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि आपने टिक्स की जो स्प्रे है चिचड़ों वगैरह की, वो आपने उसका लाजमी ख्याल रखना है कि आपने वो जानवर के ऊपर भी, बॉडी के अंदर भी, वो ट्राइक्लोरोफान के नाम से, नेगावान, सेगावान के नाम से पाउडर वगैरह मिलते हैं, उसको आपने स्प्रे की शक्ल दे के 1 लीटर के अंदर एक वो साशा सा मिलता है, वो डाल के वो आपने जानवरों के ऊपर भी, जमीन पे भी, दीवारों पे भी आपने उसका छिड़काव कर देना है, ताकि अगर टिक्स और फ्लीस वगैरह हैं वो जानवर का खून ना चूसें और इस तरह जानवर को कमजोर ना करें, तो वो भी आपने ख्याल रखना है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि आपने जानवर को कब्ज से बचाना है, क्योंकि आखिरी स्टेज जो है जानवर की प्रेगनेंसी की, उस वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि जानवर किसी चीज पे अब कब्ज होगी तो वो जानवर जोर लगाएगा तो अबार्शन का भी खतरा हो सकता है। तो उसके लिए आपने जामन, आम, अमरूद और बरसीम, इन चीजों को जानवर के करीब बिल्कुल नहीं लाना, ये चीजें जानवर ना खाए। एक बार दोबारा सुन लें, जामन, आम, अमरूद और बरसीम, ये कब्ज कर देती हैं। अक्सर लोग जब जानवर को डायरिया होता है, यानी कि रिक वगैरह लगती है, तो वो जामन के पत्ते खिलाते हैं तो उससे वो ठीक हो जाती है। तो अगर ये ठीक जानवर को खिलाया जाए तो उससे कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है। तो आपने प्रेग्नेंट जानवर को इन चीज़ों से दूर रखना है ताकि उसे कब्ज ना हो। उसके बाद आपने जो आखिरी स्टेज पे जानवर हैं प्रेगनेंसी, उसको अगर आप ग्रेजिंग पे रखा हुआ जानवर, तो आपने चराई के लिए इन जानवरों को नहीं भेजना, क्योंकि इससे इनकी स्ट्रेस ज्यादा होगी, तो इस वजह से भी उनके अबार्शन का भी खतरा हो सकता है। और जानवर जो कि आखिरी स्टेज पे बैठ भी जाता है तो वो कहीं रास्ते में बैठ जाए और रास्ते में उनकी डिलीवरी हो जाए, तो इस तरह मुश्किल सूरत हाल से आपको दो चार हो सकते हैं। तो इस वजह से आप उन्हें फार्म के अंदर रखें और वहीं पे उन्हें स्टॉल फीडिंग करवाएं, वहीं पे फार्म के अंदर आके खुराक खिलाएं। उसके बाद 2 इंजेक्शन हैं, एक है वी सेल इंजेक्शन जिसमें है विटामिन ई और दूसरा है सेलेनियम। ये दोनों जो कंपोनेंट हैं ये जानवर की ग्रोथ और स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसके लिए इनका किरदार अहम है। तो जानवर की इम्यूनिटी भी ये बढ़ाते हैं। तो आखिरी जब महीना चल रहा है तो आप 15 दिन के वक्फे से ये इंजेक्शन 2 बार लगा सकते हैं।
विटामिन ई और सेलेनियम वी सेल के नाम से इंजेक्शन आता है। आप एक बड़ी बकरी के लिए 4 से 5 ml आप एक बार लगाएं, उसके बाद 15 दिन के वक्फे से आप दोबारा लगा दें। तो ये जानवर की जो कुव्वत मुदाफ़त है मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ उनके लिए, और जो जानवर की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ है उसके लिए बेनिफिशियल है। तो आप ये वाला इंजेक्शन यूज करें। उसके बाद दूसरा इंजेक्शन है विटामिन AD3। हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये इंजेक्शन यूज किया जाता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन, लोग कहते हैं कि विटामिन AD3 ये कैल्शियम को बढ़ा देता है, तो असल में ये कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है। तो ये वाला इंजेक्शन भी आपने आखिरी महीने में आप कम से कम 2 बार इसका 5 ml जरूर इस्तेमाल करें 15 दिन के वक्फे से। तो 2 इंजेक्शन है, विटामिन वी सेल, विटामिन ई और सेलेनियम है, और विटामिन AD3, ये आपने इंजेक्शन 2 यूज करने हैं। उसके बाद एक और चीज है कि जब बच्चा देने के करीब हो बकरी, तब आपने उसकी जो बेडिंग है वो चेंज कर देनी है। बाकी जानवरों से आपने उसे अलहदा कर देना है। नीचे जो बेडिंग है वो आप उसमें नरम आपने जगह रखनी है, उस पर आप भूसा भी डाल सकते हैं, तूड़ी भी डाल सकते हैं, इसी तरह लकड़ी का बुरादा भी डाल सकते हैं, ताकि जहां बच्चा हो वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी हो और नरम बेडिंग हो। एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि एक और चीज की वजह से बच्चा अक्सर जाये होते हैं, वो ये है कि कुछ जानवर को किकिंग की आदत होती है कि वो दूसरे जानवर के जाके पेट पे अपना सर मारते हैं। तो इस चीज से अक्सर अबार्शन के केस देखे गए हैं। तो जो जानवर आपको लगता है, क्योंकि जो आप डेली बेस पे उनको देख रहे होते हैं, तो जो जानवर इस तरह की हैबिट रखते हैं कि वो किकिंग करते हैं, या तो आपने उनको अलहदा कर देना है या आपने प्रेग्नेंट जानवरों को अलहदा कर देना है, ताकि इस तरह किकिंग करके कोई भी जानवर उसके पेट में दूसरा अपना सर मारता है तो उससे बच्चा जाया ना हो। उसके बाद 2 और सवाल हैं जो अक्सर लोग पूछते हैं। एक के डिवर्मिंग, क्या प्रेग्नेंट जानवरों को डिवर्मिंग करनी चाहिए या नहीं। दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि क्या प्रेग्नेंट जानवर को वैक्सीनेशन करनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो चूंकि लंबी हो गई है तो इन 2 बातों का जिक्र मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर यहां तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।